एमए थर्ड सेमेस्टर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले टर्न पर रियलिज़म यानी कि यथार्थवाद शुरू किया था। इस संदर्भ में हमने ये देखा था कि यथार्थवाद दो भागों में बटा हुआ है। एक पारंपरिक या शास्त्रीय यथार्थवाद, जिसको क्लासिकल रियलिज्म भी कहा जाता है अंग्रेजी में, और दूसरा नव यथार्थवाद या न्यू रियलिज्म या संरचनात्मक यथार्थवाद या स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहा जाता है। उसके बाद हमने आपको थोड़ा सा ये बताया था कि जोसेफ ग्राइको ने मॉडर्न रियलिज्म के बारे में अपने क्या विचार दिए हैं। इसी अध्ययन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नव यथार्थवाद का एक अन्य पक्ष सुरक्षा अध्ययन या क्रिटिकल स्टडीज का भी है। नव यथार्थवाद को दो उपसमूहों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, आक्रामक यथार्थवाद या ऑफेंसिव रियलिज्म, और रक्षात्मक यथार्थवाद या डिफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंसिव रियलिज्म या आक्रामक यथार्थवाद ये एक प्रकार का संरचनात्मक यथार्थवाद है जिसमें राज्यों को पावर मैक्सिमाइजर्स के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस सोच के अनुसार राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को नियंत्रित करने की असीमित इच्छा होती है। मीयरशाइमर एक ऑफेंसिव रियलिस्ट हैं या आक्रामक यथार्थवादी हैं। दूसरा क्या है? डिफेंसिव रियलिज्म या रक्षात्मक यथार्थवाद। ये भी एक प्रकार का संरचनात्मक यथार्थवाद है जिसमें राज्यों को सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स माना जाता है। इसके द्वारा राज्य वैश्विक शक्ति को हासिल करने की इच्छा को नियंत्रित रखते हैं। मैस्टेंडिनो को एक डिफेंसिव रियलिस्ट माना जाता है। अब हम लोग थोड़ी सी जो क्लासिकल रियलिज्म है और न्यू रियलिज्म है, इसके बारे में जो हम लोगों ने पूरा समग्र रूप से पिछले टर्न पर पिछले लेक्चर में जो अध्ययन किया था, उसका हम लोग एक उपसंहार देंगे और उसका कुछ नतीजा निकालेंगे, समीक्षा करेंगे। यथार्थवाद की उदारवादियों और नारीवादियों द्वारा उनके संकीर्ण और आंशिक विचारों के लिए आलोचना की गई है। यथार्थवादियों के लिए शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकमात्र महत्वपूर्ण तत्व है। यह सिद्धांत को बहुत संकीर्ण और आंशिक बनाता है। यथार्थवाद अन्य अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं जैसे लोगों की स्वतंत्रता, शासन की प्रकृति, लोगों के मूल्य, विश्वास और नेताओं की प्रेरणा को नगण्य कर देता है। फिर मनुष्य के स्वार्थी और बुरे स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए यथार्थवादी प्रेम और स्नेह की मानवीय प्रकृति को त्याग रहे थे। आलोचकों का तर्क है कि यथार्थवाद एक संकीर्ण रूप से
केंद्रित सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य न केवल संघर्ष में लिप्त राज्यों के सामूहिक व्यवहार को दर्शाता है, यह राज्यों को समान हितों को साझा करने, समान नियमों का पालन करने और पारस्परिक रूप से निर्भर दुनिया में सहयोग करने को भी दर्शाता है। राज्यों के अलावा वैश्विक समाज में अन्य महत्वपूर्ण कर्ता हैं, जैसे कि NGOs, INGOs, MNCs यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां इत्यादि, जिन्हें यथार्थवादियों द्वारा ध्यान में नहीं लिया जाता है। मुक्तिवादी सिद्धांतकार यानी कि इमेंसिपेटरी थ्योरिस्ट्स, जो लोगों के सामाजिक उत्सर्ग में विश्वास करते हैं, जैसे केन बूथ और एंड्रू लिंकलेटर, यथार्थवाद की एक अप्रचलित सिद्धांत के रूप में आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि शक्ति की राजनीति और रक्षा रणनीति अब समकालीन दुनिया में प्रासंगिक नहीं है। आज सुरक्षा अव्यवस्थित और विफल राज्यों के भीतर एक स्थानीय समस्या बन गई है। सुरक्षा का दायरा और चरित्र भी बदल गया है। संपूर्ण वैश्विक समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, जैसे कि पारिस्थितिक आपदा यानी कि इकोलॉजिकल डिज़ास्टर, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे खतरों के संदर्भ में मुक्तिवादी सिद्धांतकारों का मुख्य जोर लोगों की भौतिक सुरक्षा पर नहीं है, बल्कि अधिक सामान्य और वैश्विक समस्याओं पर है। नव यथार्थवादी विचारों की नव उदारवादियों और संरचनाकारों द्वारा आलोचना की गई है। शेलिंग का रणनीतिक यथार्थवाद यानी कि स्ट्रेटेजिक रियलिज्म संरचनावादियों के निशाने पर आया है। कोई भी रणनीति, चाहे कितनी विवेकपूर्ण हो, मानव मूल्यों से मुक्त नहीं हो सकती है। मूल्य मुक्त रणनीतियों पर जोर उतना ही खतरनाक है जितना कि शक्ति पर जोर देना। इसके अलावा व्यवस्था की संरचनाओं के प्रति वॉल्स का आकर्षण एक सीमित सोच है। ऐसा नहीं है कि मानवों को संरचनाएं ही प्रभावित करती हैं। मानव भी अपनी सुविधानुसार राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं का निर्माण करते हैं और उसको बदलते हैं, परंतु संरचनाओं के प्रति अपने जुनून के कारण वॉल्स व्यक्तिगत और लोगों के समूह की अपार संभावनाओं का संज्ञान लेने में असफल रहे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई विचारधाराओं की आलोचनाओं के बावजूद शक्ति
और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के महत्व पर जोर देने के कारण यथार्थवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यथार्थवाद तब तक प्रासंगिक बना रहेगा जब तक कि राज्य सत्ता का पीछा करते रहेंगे और विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण कर्ता बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि हमने जो यथार्थवाद शुरू किया था उसमें हमने शुरू में ही बताया था कि यथार्थवाद को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक पुराना यथार्थवाद या क्लासिकल रियलिज्म और एक नया न्यू रियलिज्म या नव यथार्थवाद, या जिसको कि संरचनात्मक यथार्थवाद भी बोला जाता है या अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल रियलिज्म बोला जाता है। देखिए, जो यथार्थवाद का पूरा थॉट है उसमें एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो पूरे यथार्थवाद सोच का सार है वो ये है कि इस सोच में केंद्र में राज्य रहता है, स्टेट रहता है। राज्य को यथार्थवादी एक प्रमुख कर्ता मानते हैं और अन्य कर्ताओं को राज्यों के अधीन मानते हैं। अन्य कर्ता जितने भी हैं वो सब राज्यों के अधीन रहकर काम करते हैं और राज्य और अन्य कर्ताओं के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है। जो अन्य कर्ता हैं समाज के, वो राज्यों के जो प्राइमरी एक्टर हैं उनके कहीं नज़दीक नहीं आते हैं। ये पूरी यथार्थवादी सोच है। और जो पारंपरिक यथार्थवाद है यह क्लासिकल रियलिज्म है। अगर आप इसको देखें तो ये इसके राज्यों को केंद्र में रखकर एक तो काम करते हैं, दूसरी चीज़ मानव प्रकृति पर बहुत जोर देते हैं। मानव प्रकृति को वो स्वार्थी मानते हैं, विकृत मानते हैं, संघर्ष में लिप्त मानते हैं और यही मानव प्रकृति राज्यों के मध्य शक्ति संघर्ष में प्रतिबिंबित होती है। तो राज्यों के मध्य जो पावर स्ट्रगल हो रहा है वो वो किस कारण से हो रहा है? वो मानव प्रकृति ऐसी होती है कि वो अपने हित की बात करती है और यही चीज़ प्रतिबिंबित होती है राज्यों के स्तर पर कि राज्य अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। हर राज्य अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है, अपने राष्ट्रीय हित की बात करता है। तो दोनों के मध्य जो एक संघर्ष होता है वो संघर्ष जो है वो दिखाई पड़ता है। राज्यों के मध्य आपस में जो पावर स्ट्रगल होती है उसका जो रूट कॉज है वो ह्यूमन नेचर है। तो ह्यूमन नेचर, स्टेट की प्राइमेसी, ह्यूमन नेचर, नेशनल इंटरेस्ट, पावर स्ट्रगल बिटवीन नेशन स्टेट्स, ये सब जो है क्लासिकल रियलिज्म का महत्वपूर्ण अंग हैं। अब आइए न्यू रियलिज्म पे आइए, नव यथार्थवाद पर आइए। नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल रियलिज्म बोलते हैं। तो इसके प्रमुख विचारक हैं केनेथ वॉल्ट्ज, जिन्होंने न्यू रियलिज्म का प्रतिपादन 1979 में अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किया था। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्होंने केनेथ वॉल्ट्ज ने न्यू रियलिज्म की बात की थी। तो देखिए, न्यू रियलिज्म भी जो है तो यथार्थवादी, इसलिए न्यू रियलिज्म भी स्टेट्स को प्राइमेसी देता है, स्टेट्स को अपने केंद्र में मानता है और क्या कहते हैं, स्टेट्स को बहुत महत्व देता है
और पूरा जैसे यह पूरी यथार्थवादी सोच, जैसा कि मैंने बताया कि वो राज्यों पर केंद्रित है, तो जो नव यथार्थवादी हैं वो भी स्टेट को प्राइमरी एक्टर्स मानते हैं इन इंटरनेशनल रिलेशंस, लेकिन वो ह्यूमन नेचर के बारे में इतना नहीं बात करते हैं, वो ह्यूमन नेचर पर एम्फेसाइज नहीं करते हैं। वो किस चीज़ पर एम्फेसाइज करते हैं? एनार्किक नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जो नव यथार्थवादी हैं उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संरचना अराजक है, वो अराजकता की बात करते हैं। अराजकता का मतलब हमें समझना होगा। अराजकता का मतलब लॉलेसनेस से नहीं है। अराजकता का मतलब जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड होने से मतलब नहीं है। अराजकता का मतलब है एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, एक केंद्रीय सत्ता का अभाव। जब तो न्यू रियलिस्ट जो अंतर्राष्ट्रीय संरचना को अराजक कहते हैं, एनार्किक कहते हैं, उससे उनका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय संरचना में जितने भी राज्य हैं इनको रेगुलेट करने के लिए कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, केंद्रीय सत्ता का अभाव है। इसीलिए जो राज्यों का आपस में व्यवहार होता है, जो वो राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, आपस में उनका जो संघर्ष चलता है, वो सारा का सारा जो उसके केंद्र में वो है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ऐसी है कि वो राज्यों को इस प्रकार से कार्य करने के लिए, इस प्रकार से जिस प्रकार से वो व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रखते हैं, शक्ति संघर्ष में लिप्त रहते हैं, तो ये जो व्यवहार है राज्यों का, इसके मूल में एनार्किक नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है। अंतर्राष्ट्रीय ढांचा ऐसा है कि वो राज्यों को मजबूर करता है एक ख़ास तरीके से बिहेव करने में, जिस प्रकार से वो अपना व्यवहार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और चाहे अभी हम लोगों ने जो है यथार्थवाद की समीक्षा की और उसमें उसके बहुत से आलोचनाएं भी उसकी की गई हैं, लेकिन घूम फिर के आज भी आप देख लीजिए कि किसी भी युग में देख लीजिए, मॉडर्न युग में भी देख लीजिए, अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट की ही बात हो रही है, अल्टीमेटली पावर स्ट्रगल की ही बात हो रही है। तो ये जो नेशनल इंटरेस्ट है, ये जो पावर स्ट्रगल है, इससे राज्य बच नहीं पा रहे हैं। और जब जब आप राज्यों के मध्य पावर स्ट्रगल की बात करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आप राज्य को एक केंद्र में रख रहे हैं। और जब आप राज्य को केंद्र में रख रहे हैं तो आप फिर से रियलिस्ट थ्योरी की शरण में आ रहे हैं। यथार्थवादी सोच में जो यथार्थवादी सोच के जनक माने जाते हैं उनमें हैंस जे मॉर्गेनथाउ, ये नाम हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। हैंस जे मॉर्गेनथाउ का नाम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हैंस जे मॉर्गेनथाउ ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, और उसमें उन्होंने क्लासिकल रियलिज्म के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। हैंस जे मॉर्गेनथाउ ने पॉलिटिकल रियलिज्म या राजनीतिक यथार्थवाद के बारे में 6 सिद्धांत दिए हैं। हम लोगों के लिए ये उचित होगा कि उन 6 सिद्धांतों को जो है एक एक करके उसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। मॉर्गेनथाउ ने 6 यथार्थवादी सिद्धांतों का निरूपण किया है, जिसमें यथार्थवाद के चिंतन का निचोड़ मिलता है। नंबर 1, राजनीतिक यथार्थवादी चिंतकों का विश्वास है कि हर समाज में मनुष्य का आचरण उसके नैसर्गिक संस्कारों से प्रभावित होता है। इसलिए
यदि हम सामाजिक यथार्थ को बदलना चाहते हैं तो इन नैसर्गिक नियमों को पहचानना हमारे लिए अनिवार्य है। इन्हें अनदेखा कर या इनके विपरीत किसी आदर्श या सिद्धांत की स्थापना के प्रयत्न निश्चय ही असफल होते हैं। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ है राष्ट्रहित के संदर्भ में परिभाषित शक्ति संघर्ष। जीवन के राजनीतिक आयाम को एक स्वाधीन स्वायत्त क्षेत्र के रूप में देखने की जरूरत है। एक ऐसा क्षेत्र जो आर्थिक, नैतिक, कलात्मक तथा आध्यात्मिक धार्मिक से अलग है। नंबर 3, यथार्थवाद की अवधारणा राष्ट्रहित और शक्ति की अवधारणाओं के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी है, पर ऐसा नहीं है कि यह हमेशा जड़ और अपरिवर्तनशील रहती है। कालक्रम में बदलते यथार्थ के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी अभिगम भी संशोधित, परिवर्तित होता रहता है। नंबर 4, कोई भी ऐसे आदर्श या नैतिक सिद्धांत नहीं जिन्हें शाश्वत या सार्वभौम समझा जाए। हर एक ऐसे दावे को देश, काल और भौतिक यथार्थ की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में किसी भी राजनीतिक क्रियाकलाप को विवेकानुसार कारण और प्रभाव से जोड़कर ही संपादित करने को अक्लमंदी माना जाना चाहिए। राजनीतिक यथार्थ किसी भी राष्ट्र विशेष की महत्वाकांक्षा को सार्वभौम या शाश्वत यथार्थ मानने से इनकार करता है और यथार्थवादी विश्लेषण को देश काल सापेक्ष ही मानता है। और नंबर 6, अंत में इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन विश्लेषण में यथार्थवाद तथा अन्य विचारधाराओं में वास्तविक और बुनियादी अंतर है। राजनीतिक यथार्थवादी राजनीति की स्वाधीनता का दावा करते हैं और हितों को शक्ति की शब्दावली में परिभाषित करते हैं। तो जो क्लासिकल रियलिस्ट थे, जैसा कि हमने उसमें बताया है आपको, उसमें हैंस जे मॉर्गेनथाउ, E.H. कार, थुसिडाइडेस और चाइनीज़ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट सुन जू, इन लोगों का नाम काफ़ी प्रमुख रूप से आता है। और यथार्थवाद में अगर आप देखें कि पूरा का पूरा जो है इसका थॉट राज्य पर केंद्रित होता है। तो परंतु जब अब तो हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं और अब तो दुनिया बहुत बदल गई है। 20वीं शताब्दी में ही दुनिया बहुत बदल चुकी थी और उसमें ये देखने को प्रैक्टिकली इंटरनेशनल थिंकर्स को ये देखने को मिला था कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समीक्षा करते हैं तो उसमें राज्य के अलावा अन्य कर्ता भी हैं, जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां,
अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन, धार्मिक प्रतिष्ठान, मीडिया और टेररिस्ट ग्रुप्स, ये सारा जो है वो अपना वो प्रभावशाली हो गए हैं, शक्तिशाली हो गए हैं, और अक्सर ये देखने को मिलता है कि राज्य इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो जो कमी है रियलिस्ट थ्योरी की, वो कमी ये है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या गैर राज्यकर्ता हैं, जिनके उदाहरण मैंने अभी आपको दिए हैं, इनको ये इनका अध्ययन बहुत ज़्यादा नहीं इसने किया है यथार्थवादी सिद्धांत ने, और इनकी भूमिका को ये बहुत ज़्यादा सम्मिलित करके नहीं चल पाता है, क्योंकि वो यथार्थवादी सिद्धांत जो है वो राज्यों पर इतना ज़्यादा केंद्रित है, इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है कि जो राज्य के से इतर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, गैर राज्यकर्ता हैं, उनको कतई महत्व नहीं दे रहा है। जबकि देखने में एक्चुअली ये आया है कि ये सब जो कर्ता हैं कभी कभी इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि राज्यों के कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं ये सारे के सारे कर्ता। तो लेकिन फिर हम तो ये एक कमी है। इस कमी को किसने टेकअप किया है? इस कमी को टेकअप किया है आगे चलकर लिबरल थ्योरी ने या उदारवादी सिद्धांत ने, जो कि ज़्यादा व्यापक है। तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट टर्न पर लेंगे, शुरू करेंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उदारवादी सिद्धांत। और जब उसका अध्ययन करेंगे तब आप उदारवादी सिद्धांत की व्यापकता को रियलाइज़ करेंगे कि ये कितना ज़्यादा व्यापक है, कि ये राज्यों को डिनाई तो नहीं कर रहा है, राज्यों का अस्तित्व को नकार नहीं रहा है, परंतु उसके साथ साथ जो राज्य से इतर जो संस्थाएं हैं, जो राज्यों से हटकर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको भी महत्वपूर्ण मान रहा है और उनको भी लेकर चल रहा है। और इस प्रकार आगे चलकर हम देखेंगे कि लिबरल थ्योरी जो है वो एक काफ़ी एक ब्रॉड बेस्ड एक थ्योरी है, जो कि पूरे विश्व की विविधता को समझने में क्या कहते हैं सहायक होती है। परंतु ये सारी बातें होने के बाद भी जो जब राज्यों के मध्य हम पावर स्ट्रगल देखते हैं, जब हम राज्यों के मध्य नेशनल इंटरेस्ट की बात देखते हैं, जब राज्यों के मध्य एक प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, तब हम फिर लौट कर आते हैं इवन इन द 21st सेंचुरी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आज आप देखिए क्या चल रहा है अमेरिका और चाइना में, किस प्रकार से एक कांटे की प्रतियोगिता चल रही है। चाइना जो है अपने पैर फैला रहा है और अमेरिका उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। दोनों में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, और ये सारा क्या है, सब नेशनल इंटरेस्ट का खेल है। तो हर राज्य किसी न किसी के साथ उलझा हुआ है। तो जब इवन इन बावजूद इसके कि 21st सेंचुरी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत जटिल है और उस तरह का नहीं है जैसे कि आज से 100 साल पहले था। आज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहीं ज़्यादा उसमें विविधता देखने को मिलती है, कहीं ज़्यादा उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका देखने को मिलती है। परंतु एक चीज़ जो नहीं ख़त्म हुई है, और इसीलिए घूम फिर कर हमको रियलिस्ट थ्योरी को हम नकार नहीं सकते हैं, वो ये है कि इतनी विविधताओं और नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका बढ़ने के बावजूद उसको हम मान रहे हैं, परंतु इस सब के बावजूद भी आज जो है वो स्टेट्स में नेशनल इंटरेस्ट को लेकर आपस में जो प्रतियोगिता हो रही है वो लगातार बनी हुई है। तो स्टेट का कंसेप्ट
बहुत से लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में बड़ी बड़ी थ्योरीज दी थी कि स्टेट जो है एकदम कमज़ोर हो रहा है, स्टेट जो है ख़त्म हो जाएगा और स्टेट जो है नाम की चीज़ नहीं रहेगी, पूरा विश्व जो है वो उसमें बस इकोनॉमिक फोर्सेस ही जो है कार्य करेंगी और वो इकोनॉमिक फोर्सेस और तमाम तरह की थ्योरीज आई। देखिए, स्टेट ख़त्म कतई नहीं हुआ है। स्टेट को अपनी पोजीशन को रीनेगोशिएट करना पड़ा है, रीडिफाइन करना पड़ा है, री इन्वेंट करना पड़ा है इस भूमंडलीकरण के युग में। और जितने भी ज़्यादा नॉन एक्टर्स आएंगे उनको रेगुलेट करने के लिए हमेशा स्टेट रहेगा। बिना स्टेट रेगुलेशन के वर्ल्ड ओवर कोई भी नॉन स्टेट एक्टर कार्य नहीं कर सकता है। तो ये था हमारा यथार्थवादी सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका एक बहुत लंबा इतिहास है और वो जो है विभिन्न पड़ावों से गुज़रता है, जिसमें दो मुख्य पड़ाव हैं, क्लासिकल रियलिज़म और न्यू रियलिज़म का। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग से हैंस जे मॉर्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज़म है या 6 सिद्धांत राजनीतिक यथार्थवाद के, जिनका कि अभी मैंने उल्लेख किया है। तो यथार्थवाद जो है वो एक तरह से हमारे अध्ययन का प्रारंभ भी है और वो समय समय पर जब स्टेट अपने को एसर्ट करता है तो हमको लगातार इस बात की याद दिलाता रहता है यथार्थवाद की उसकी आज भी प्रासंगिकता बनी हुई है। यथार्थवाद का अध्ययन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो दूसरी थ्योरी है, लिबरल थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उदारवादी सिद्धांत, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।